हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और इसमें हम देख रहे थे क्लास 10 से चैप्टर नंबर 10। क्लास 10 से चैप्टर नंबर 1 हम देख रहे थे। और इसमें हमने देख लिया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, इसके बारे में हमने देख लिया था। और इसके बाद में हमने कुछ देखा था इसमें कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होती हैं, टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या होती हैं, वो हमने देखा था। अब हम उसमें से जैसे हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने देख लिया। कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने देख ली। उसके अलावा दूसरा हमने डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने देख ली। अब थर्ड नंबर पे अभी हम देखने वाले हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है वो हमको देखना है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले जो हमारा थर्ड नंबर पे हमारा टॉपिक है आज कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को समझने के लिए हमें कुछ इस तरह का अरेंजमेंट देखना होगा। उसके अलावा हम इस एक्टिविटी को देखते हैं कि इस एक्टिविटी में हमें क्या समझना है जो कि हमको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने में हेल्प करने वाला है। तो देखिए यहाँ पे कि टेक थ्री आयरन नेल्स एंड क्लीन दैम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। कि हम क्या करेंगे, कुछ आयरन नेल्स लेंगे और उन आयरन नेल्स को हम क्या करते हैं, रबिंग मतलब उनको साफ करेंगे एक सैंड पेपर के थ्रू। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो भी उसके ऊपर एक्स्ट्रा अनवांटेड लेयर्स होंगी वो वहाँ से उसकी क्लीन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि हम क्या करते हैं, इस तरह की दो आपकी टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं। जैसा कि एक टेस्ट ट्यूब इसमें आप देख पा रहे हैं, ऐसे दो टेस्ट ट्यूब हम ले सकते हैं और 10 ml उसमें हम क्या फिल करेंगे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल करेंगे। कॉपर सल्फेट आप सब जानते हैं, CuSO4 इसका फॉर्मूला होता है। और दोनों को ही हमने क्या करना है कि उसके बाद में हम आ, कोई भी दो आयरन नेल ले सकते हैं जो कि हमने अभी क्लीन की हैं उनमें से। और उनको हम क्या करेंगे कि टाई करेंगे, इस तरह से बांध के रखेंगे। दोनों आयरन नेल्स को एक थ्रेड के थ्रू हम बांधेंगे और उनको इमर्ज कर देंगे, मतलब डुबा देंगे किसमें, इस तरह की टेस्ट ट्यूब में केयरफुली। और 20 मिनट्स तक हम उनको डुबा के उसमें रखेंगे। ठीक है, अब आफ्टर 20 मिनट्स हमको कुछ वहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये भी एक तरह से केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम क्या देख पाएंगे कि जैसे हम इनको 20 मिनट्स के बाद में जब हम देखेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसका जो ब्लू कलर है उसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो आपके पास में आयरन नेल्स हैं जो आपने उसमें डुबा रखी हैं उसके अंदर भी आपको कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो जैसे हमने देखा कि हमने जो एक्टिविटी हमने करके देखी, परफॉर्म करके देखी, तो उसमें हमको क्या क्या चेंज मिलने वाले हैं कि जो हमारा आयरन नेल जो कि एक आयरन के कलर का होता है, उसके बाद में वही हमको आपका ब्राउन कलर में नज़र आएगा। कि हम जो आयरन नेल में जो फ़र्क देखेंगे वो हमको ब्राउनिश कलर में देखने को मिलेगा। इसी तरह हमारे पास में जो कॉपर सल्फेट की जो हम टेस्ट ट्यूब ए और बी कंसिडर कर सकते हैं, कि जैसे मान लो ए है या बी है, तो कोई भी दो हम ए या बी इसमें कंसिडर कर सकते हैं। अब इसमें से जिसमें हमने आयरन नील डुबोई होती हैं उसका कलर कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, और जिसमें हमने आयरन नील नहीं डुबाई होती हैं तो उसके अंदर कुछ कलर हमको इस तरह का देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा किस वजह से होता है कि हम देखें कि जो आयरन नेल्स हैं वो ब्राउनिश कलर की हो जाती हैं और ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट का है वो फेड हो जाता है या हट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो हम समझें कि यहाँ पर जब हमारे पास में आयरन है, आयरन के रूप में हमारे पास में आयरन नेल्स हैं, और कॉपर सल्फेट जो कि हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक्वस हम इसलिए करें क्योंकि ये वाटर सॉल्यूशन है, तो इस तरह से एक्वस सॉल्यूशन इसको हम कह रहे हैं। कि जब दोनों को हम रिएक्ट करवा रहे हैं कुछ इस तरह से, हमने जो एक्टिविटी की उसमें हम जो कर रहे हैं उसमें हमको देखने को मिलेगा कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, अब उसमें से जैसे कि हमारा जो सल्फेट वाला पार्ट होता है वो आयरन के साथ चला जाता है। कहने का मतलब कि आयरन यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक रिएक्टिव मेटल है। कैसा मेटल है? रिएक्टिव मेटल है, जो कि आपका कॉपर से रिएक्टिव है। क्योंकि आप अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे मेटल्स के लिए, तो कॉपर जो होता है वो आयरन से
नीचे रहता है, और नीचे जाने पर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, नीचे जब भी हम जाएंगे इसमें तो डिक्रीज हो जाती है, कहने का मतलब जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि जो कॉपर लेस रिएक्टिव होने के कारण से आयरन, कॉपर के लेस रिएक्टिव होने के कारण जो हमारा आयरन है वो हमारा आयरन सल्फेट में कन्वर्ट होने लग जाता है, और जो कॉपर है, कॉपर सल्फेट है, वो अभी कॉपर के रूप में हमको देखने को मिलता है। इसी वजह से जो कॉपर है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो फेड हो जाता है, और आयरन सल्फेट के बनने की वजह से जो आयरन के जो ऊपर हमने लेयर देखी है उसका कलर हमने देखा वो ब्राउनिश हमको देखने को मिलता है। तो ये हमारा एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें आपका मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट था उसने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस किया है या डिस्प्लेस किया है। ठीक है, इसमें अनदर रिएक्शंस हमारे पास में है, उसको भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास में अनदर रिएक्शन कौन कौन सी हैं इसी तरह की। तो अगर हम आगे की इनकी रिएक्शन देखेंगे इनमें, तो जैसे कि हमारे पास में एक और रिएक्शन है कि अगर हम जैसे जिंक ग्रेन्यूल्स के टुकड़े हैं या जिंक ग्रेन्यूल्स वगैरह होते हैं उनको हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर डाल दें तो हमको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर जो जिंक है वो आपका कॉपर सल्फेट में से सल्फेट को वहाँ से हटा के और उसके जगह हमको क्या देखने को मिलता है, जिंक सल्फेट देखने को मिलता है। कहने का मतलब जो अभी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के रूप में था अब वो थोड़ा जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में आपको देखने को मिलेगा, और कॉपर वहाँ से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, कहने का मतलब। तो जो हमारा जिंक था उसने हमें हमारे पास में कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और इस तरह से जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और कॉपर का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट रिएक्शन में, जैसे कि आपका लेड को हम कॉपर क्लोराइड के साथ में अगर रिएक्ट करवाते हैं तो लेड क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, और कॉपर वहाँ से पीबी के थ्रू या लेड के थ्रू डिस्प्लेस कर दिया जाता है। तो इस तरह से कि हम बात करें कि यहाँ पर जिंक और लेड जो कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, किससे, कॉपर से लेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि डिस्प्लेस कर देते हैं कॉपर को फ्रॉम द कंपाउंड्स। तो कहने का मतलब यहाँ पर मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट्स थे उन्होंने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वहाँ से क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, इस तरह की रिएक्शंस हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। और अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। कौन सी रिएक्शन कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट जो कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को यहाँ पे डिस्प्लेस किया है, तो इस तरह का जो रिएक्शन है हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट हम इसको कह सकते हैं। इसी में हम दूसरा टाइप भी देखेंगे जो कि हमारे पास में है डबल डिस्प्लेसमेंट के रूप में, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, उससे भी हम देख लेते हैं कि देखो अगर हम इसी तरह की एक एक्टिविटी हम फिर से करके देखें, इसी तरह की एक एक्टिविटी हम फिर से करके देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास में कि अबाउट 3 ml हमको सोडियम सल्फेट लेना है ना, और उसको हमको एक टेस्ट ट्यूब में फिल कर लेना है। उसके अलावा एक और टेस्ट ट्यूब लेना है और उसमें 3 ml हमको बेरियम क्लोराइड कंसीडर करना है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में हम देखेंगे कि दोनों को मिक्स करने के बाद में हमारे पास में एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है, और ये इनसॉल्युबल जो सब्सटेंस यहाँ पर फॉर्म होता है, यहाँ पे हमको वाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस देखने को मिलता है जो कि हमारा क्या कहलाएगा, प्रेसिपिटेट कहलाएगा। और ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट आप समझ सकते हो कि जो कि आपका वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, इस तरह का एक कंपाउंड वहाँ पे फॉर्म होता है। अ रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है वो हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, तो आ रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब देखिए हम इसमें क्या क्या हमने किया था, जैसे कि हमने सोडियम सल्फेट के साथ में बेरियम क्लोराइड को मिक्स किया था। तो देख लें कि सोडियम क्लोराइड के साथ में हमने सोडियम सल्फेट के साथ में हमने बेरियम क्लोराइड को मिक्स किया, और ऐसा करने पे हमारे पास में बेरियम सल्फेट के रूप में एक प्रेसिपिटेट
फॉर्म होता है। और साथ में हमारे पास में सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट के फॉर्म में हमको देखने को मिलता है, जो कि हम कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। और इस तरह से हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रेसिपिटेट BaSO4 या बेरियम सल्फेट के रूप में मिलता है, और ये आपका प्रेसिपिटेट होता है। तो कहने का मतलब इसको हम देखें कि हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर हमको क्या देखने को मिले, जो प्रेसिपिटेट हमारे पास में फॉर्म हुआ है वो यहाँ पर SO4 जो सल्फेट आयन है और बेरियम आयन है, दोनों के मिक्स होने के कारण से हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, कि हमारे पास में सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में बच जाता है। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को समझें तो अ रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। कि जिस भी रिएक्शन में अगर हमको क्या देखने को मिले कि आयन एक्सचेंज होते हों, आयन का एक्सचेंज हमको देखने को मिले किसी रिएक्शन में कंपाउंड्स के बीच में, तो वो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जब किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे तो वो नॉर्मली आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। अगर हमको डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है तो जो आयंस है वो यहाँ पर एक्सचेंज हो जाते हैं। कहने का मतलब जैसे कि हमने रिएक्शन में देखा, हमने देखा कि सोडियम है वो Ba की जगह आ जाता है और Ba यहाँ पर सोडियम की जगह आ जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ से Ba+2 जो आयन है वो इधर चले जाएंगे और यहाँ से सोडियम का जो आयन है वो इधर आ जाता है। तो हम इस तरह का रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानेंगे।